सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेदों को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता था। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के बीच वेदों की तिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। एक और जहां भारतीय विद्वान इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, तो यूरोपीय विद्वान उनसे सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि आमतौर पर ऋग्वेद के रचनाकार को 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। फिलहाल वेदों का रचनाकाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये साहित्य दुनिया के अन्य साहित्य के मुकाबले कहीं ज्यादा पुराना है। वहीं वेद दुनिया में इंसान के दिमाग द्वारा रचित सबसे पुराने साहित्य में से एक है। जर्मनी के मैक्स मूलर ने तो वेदों को आर्यों द्वारा बोले गए पहले शब्द की उपाधि भी दी है। ऐसा कहते हैं कि वेदों की रचना आर्यों द्वारा उस समय की गई थी जब वो लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की उपजाऊ जमीन पर आए थे। भारत में रचे गए वेद उसी विचार का नतीजा थे, जिसकी बदौलत ईरान में अवेस्टा की रचना हुई। यहाँ तक कि वेदों और अवस्था की भाषा में बहुत ज्यादा समानता भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू जी अपने ऊपर पौराणिक कथाओं के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान पौराणिक कथाओं को तथ्य के नजरिए से देखेगा तो उसे ये कथाएं सच्चाई से बहुत दूर और बेवजह की मालूम पड़ती होंगी, मगर जैसे ही आप इसमें विश्वास करने लगते हैं तो इन्हें एक नया मतलब मिल जाता है। पुरानी कथाओं में विश्वास करने वालों को इसमें एक रोशनी, एक उम्मीद और एक अजब सी खूबसूरती नजर आती है। इसकी मदद से उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम पाठ सीखने को मिलते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से कुछ समस्याएं राजनीतिक थीं, तो कुछ समस्याएं जाति से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि द्रविड़ जाति के पास सभ्यता का पुराना इतिहास तो था, लेकिन भारत में नए नए कदम रखने वाले आर्यों को यह विश्वास था कि सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में वो द्रविड़ जाति से कहीं ज्यादा आगे हैं। इन दो जातियों के अलावा उस समय भारत में अलग अलग कबीले, बंजारे और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इन अलग अलग जातियों के मिलने से और आपस में टकराव होने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। ये भी मुमकिन है कि जाति व्यवस्था को आर्य और द्रविड़ जाति में से किसी ने खुद जन्म न दिया हो सकता है कि जाति व्यवस्था उस समय के समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए विकसित की गई हो। अगर इतिहास की ओर मुड़कर देखा जाए तो उस दौर में इतिहास की सभी पुरानी सभ्यताओं में समाज व्यवस्था के तहत समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। अगर चीनी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं में हमारी जाति व्यवस्था से मिलती जुलती वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत आर्य और गैर आर्य वर्गों के साथ हुई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत आर्य लोगों ने भारत में खुद को दूसरे लोगों से अलग रखने के लिए की थी। आर्य शब्द जिस मूल शब्द से निकलता है उसका अर्थ है जुताई करना। लगभग सभी आर्य जाति के लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उस समय कृषि को एक उच्च कोटि का कार्य समझा जाता था। वहीं कृषि करने वाला एक आर्य पंडित का काम भी कर सकता था, सैनिक का काम भी कर सकता था और व्यापार भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समाज में नए वर्णों का गठन शुरू हो गया और काम के अनुसार आर्य समाज में और भी जातियों का उदय हुआ। आर्य समाज में अब व्यापार करने के लिए वैश्य जाति, युद्ध और राजकाज का काम संभालने के लिए क्षत्रिय और धार्मिक अनुष्ठानों का कामकाज संभालने के लिए ब्राह्मण वर्ग का गठन हो गया। इसके बाद समाज के सबसे निचले तबके के तौर पर शूद्र वर्ण का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक और अकुशल श्रमिक शामिल थे। धीरे धीरे करके भारतीय समाज में मौजूद आर्य समाज के लोगों को भी शूद्र जाति के तहत आर्यों ने सम्मिलित कर लिया। माना जाता है कि शुरुआत में जातियों का ये विभाजन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी नए इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था तो वो खुद को क्षत्रिय जाति में सम्मिलित करवा सकता था और अपने लिए ब्राह्मण वर्ग की मदद से एक उपयुक्त वंशावली बनवाकर खुद को आर्य कहानियों के किसी नायक से जोड़ सकता था। मगर धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में शामिल होना लगभग नामुमकिन हो गया। आर्य द्वारा केवल भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिंदगी को भी 4 हिस्सों में विभाजित करने का काम किया गया। पहले भाग में प्रगति, ज्ञान प्राप्त करना, किशोरावस्था, अनुशासन, आत्मानुशासन और निरंतरता को शामिल किया गया। वहीं दूसरा भाग गृह स्वामी और जगत के मनुष्य का था।
तीसरा भाग राजनेता का था, जिसने सुनिश्चित शिक्षा और निष्पक्षता हासिल कर ली हो और अब वो बिना अपने स्वार्थ के लिए सोचे समाज की सेवा में तत्पर रहने के लायक हो गया हो। इस सब के बाद चौथा और अंतिम चरण वैरागी का था, जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ जीवन जीता था। पुरानी भारतीय सभ्यता या इंडो आर्यन संस्कृति का केंद्रीय विचार धर्म का था, जो धर्म या आस्था से कहीं ज्यादा था। ये दायित्वों की एक अवधारणा थी, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की। ये धर्म स्वयं रीति का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था और इसमें सब कुछ था। यदि ऐसा कोई कानून था तो मनुष्य को उसके हिसाब से खुद को ढालना था और उसे इस तरह के कार्य करना चाहिए कि वो उस नियम का पालन करता रहे। यदि मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया और अपने कार्यों में नैतिक रूप से सही था तो सही नतीजे जरूर हासिल होंगे। हालांकि उस दौर में लोगों को व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के समय के पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि आज व्यक्ति समूह और राष्ट्र के अधिकारों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत से ही भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति भरपूर रूप से शामिल रही है। आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और मुसीबतों से जूझने के बावजूद ये संस्कृति खुद को बचाने में सफल रहती है। तो शायद इसके पीछे इस संस्कृति और सभ्यता की कोई खासियत जरूर है। किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व को बचाए रखती है और खुद को वक्त के साथ बदलती रहती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। वेदों के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक नया रूप देते हुए उपनिषद की रचना हुई। माना जाता है कि उपनिषद की रचना 800 बीसी के करीब हुई थी। वहीं उपनिषद को इंडो आर्यन विचारों के विकास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद भारतीय संस्कृति और साहित्य के नजरिए से भी एक बहुत बड़ी प्रगति थी। आर्यों को भारत में स्थापित हुए एक अच्छा खासा समय बीत चुका था और एक समृद्ध और स्थिर सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। इस आर्य सभ्यता में पुराने और नए विचारों का मिश्रण देखने को मिल रहा था, जिसमें आर्य विचार हावी तो थे, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अभी भी पुराना था। समाज में वेदों की इज्जत तो की जाती थी, लेकिन साथ ही वेदों को लेकर जनता के बीच एक कोमल विडंबना की भावना भी देखी जा रही थी। उपनिषद की रचना करते समय पुरानी परंपराओं और ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की गई थी। वहीं उपनिषद में मानसिक रोमांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए और जुनून के लिए जगह छोड़ी गई है। हालांकि सच्चाई की इस खोज में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपनिषद के तरीकों में विज्ञान का एक तत्व देखने को मिलता है। उपनिषद में कोशिश की गई है कि सच्चाई की खोज में दकियानूसी ख्याल दखल अंदाजी न करें। वहीं उपनिषद में खुद को जानने और खुद को पहचानने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही आत्मज्ञान और पूर्ण आत्मज्ञान को एक ही चीज बताया गया है और इसे हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। बाहर की दुनिया को असत्य नहीं बताया गया है, बल्कि बाहरी दुनिया को अपने आंतरिक स्वयं का हिस्सा बताया गया है। प्रारंभिक भारतीय विचारों ने ईरान के माध्यम से ग्रीस में प्रवेश किया और वहां के कुछ विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित भी किया। वहीं बहुत बाद में प्लोटिनस ईरानी और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आया और विशेष रूप से उपनिषदों में रहस्यवादी तत्व से प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि प्लोटिनस से होते हुए इन विचारों में से कई सेंट ऑगस्टीन के पास गए और उनके माध्यम से उपनिषद के विचारों ने उस दौर के ईसाई धर्म को प्रभावित किया। उपनिषद में लगातार शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्पष्टता पर जोर दिया गया है और दोनों ही चीजों में अनुशासन का होना बहुत जरूरी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़ा, आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए तपस्या करना बेहद जरूरी होता है। ये विचार भारतीय संस्कृति के बौद्धिक वर्ग के साथ ही अनपढ़ वर्गों में भी हमेशा से लोकप्रिय रहा है। ये आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे ये हजारों साल पहले मौजूद था और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले जन आंदोलनों के मनोविज्ञान को समझने के लिए उसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है।
नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे लिए अधिकांश अन्य लोगों की तरह उपनिषदों की अवधि की कल्पना करना और उन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना मुश्किल है जो इनकी रचना में शामिल थी। हालांकि वो कल्पना करते हैं कि अपने विचार रखने वाली और पढ़ी लिखी छोटी सी जनसंख्या और बहुसंख्यक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच एक विशाल मानसिक और सांस्कृतिक अंतर के बावजूद एक बंधन था। जिस वर्णों में बैठे हुए समाज में वो रहते थे उसके मानसिक रूप से भी अलग अलग वर्ग थे और इन्हें स्वीकार किया गया था। ऐसा करने से समाज के अलग अलग हिस्सों में आपसी लड़ाई को किसी तरीके से रोका जा सका था। यहाँ तक कि उपनिषदों के नए विचार को लोकप्रिय विचारों के हिसाब से प्रचारित किया गया ताकि वो पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों के साथ सटीक बैठे, जिसकी वजह से उपनिषदों का वास्तविक अर्थ कहीं खोकर रह गया। इस तरीके से उपनिषद वर्गीकृत सामाजिक संरचना को छू नहीं सके बल्कि उन्हें और संरक्षित करने का काम करने लगे। इस प्रकार उपनिषदों की विचारधारा बहुत सीमित रूप से ही जनता के बीच पहुंच सकी और रचनात्मक अल्पसंख्यक और अनपढ़ बहुसंख्यक जनता के बीच बौद्धिक अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया। समय के साथ इसने नए आंदोलनों को जन्म दिया। वहीं भौतिकवादी दर्शन, अज्ञेयवाद, नास्तिकता की एक नई शक्तिशाली लहर भी देखने को मिली थी। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म और प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत भी विकसित हुए। इस तरीके से ये दौर विचार और क्रिया के क्षेत्र में, साहित्य और नाटक में, मूर्तिकला और वास्तुकला में और भारत की सीमाओं से दूर सांस्कृतिक, मिशनरी और औपनिवेशिक उद्यमों में रचनात्मक प्रयासों के विस्फोट के साथ सफल होता है। बीच में आंतरिक कारणों और बाहर से घुसपैठ दोनों के कारण कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है और रचनात्मक ऊर्जा के एक नए दौर की शुरुआत होती है। विभिन्न दिशाओं में इस तरह की गतिविधि का अंतिम महान काल शास्त्रीय युग था जो ईसा के बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1000 एडी या उससे पहले भारत में आंतरिक क्षय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि पुरानी कलात्मकता ने काम करना और साथ ही अच्छा काम करना जारी रखा। इसी दौरान एक अलग पृष्ठभूमि से नए लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया, जिससे थकान से जूझ रही भारत की आत्मा और उसके मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के महाकाव्यों, परंपराओं और मिथकों के बारे में। प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत ने शायद कई सौ वर्षों के दौरान आकार लिया और इनमें कई हिस्से तो बाद में भी जोड़े गए। ये महाकाव्य भारत में इंडो आर्य जाति के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं, जब वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे। इन महाकाव्यों की असल रचना और संकलन बाद में किया गया था। नेहरू जी लिखते हैं कि उनकी नजर में दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसने इतने लंबे समय से लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के मन पर अपनी इतनी ज्यादा गहरी छाप छोड़ी हो, जितनी गहरी छाप महाभारत और रामायण ने छोड़ी है। दूर इतिहास से लेकर अब तक ये महाकाव्य भारतीय लोगों के जीवन में एक बेहद अहम स्थान रखते हैं और उनके जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। हालांकि इन महाकाव्यों को उनके मूल रूप यानी संस्कृत में केवल कुछ बुद्धिजीवी ही पढ़ने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अपने अलग अलग रूपांतर और विभिन्न मौखिक तथा लिखित तरीकों से ये महाकाव्य भारतीय लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये महाकाव्य हमें अपने पूर्वजों के रहस्यों को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग वर्गों में बटे भारतीय समाज को एकत्रित किया जा सकता है और कैसे अलग अलग वर्गों की आपसी लड़ाइयों को सुलझाकर उन्हें एक होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इन महाकाव्यों ने अलग अलग हिस्सों में बटे भारतीय समाज को एक साझा नजरिया और इतिहास देने की कोशिश की है ताकि समाज को एकजुट रखा जा सके। यूनानी, चीनी और अरबी लोग अतीत के उलट भारतीय अतीत में इतिहासकार नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसने हमारे लिए अब तारीखें तय करना या एक सटीक कार्यक्रम बनाना मुश्किल कर दिया था। घटनाएं एक दूसरे से टकराती और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती थीं। केवल बहुत धैर्यवान विद्वान ही आज भारतीय इतिहास के चक्रव्यूह के सुराग खोजने में सफलता हासिल कर पाए थे। अगर गौर से देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में कल्याण द्वारा लिखी गई राज तरंगनी ही
एक ऐसी पुस्तक है जिसे इतिहास के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य पुस्तकों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलात्मक और स्थापत्य अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह में संकेतों को ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर हम अपने इतिहास के लिए निश्चित तारीख ढूंढना चाहते हैं तो हमें अरबी, चीनी, पारसी और अन्य विदेशी इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ता है जो भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है जो विशाल नाटक का एक भाग है, लेकिन महाभारत का ये हिस्सा अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र माना जाता है। ये 700 छंदों की एक अपेक्षाकृत छोटी कविता है। विलियम वॉन हम्बोल्ट ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि ये सबसे सुंदर, शायद किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है। भगवत गीता की रचना पूर्व बौद्ध युग में हुई थी और रचना के बाद से इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ और आज भी इसकी प्रसिद्धि भारत में हमेशा की तरह मजबूत है। दर्शन और विचार की हर शाखा भगवत गीता की ओर देखती है और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करती है। संकट के समय जब मनुष्य का मन संदेह में तड़पता है और कर्तव्यों के संघर्ष से दब जाता है तो अक्सर प्रकाश और मार्गदर्शन हासिल करने के लिए लोग भगवत गीता की ओर अपना रुख करते हैं। गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है। ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, बल्कि ये सभी के लिए आजाद रूप से उपलब्ध रहता है, क्योंकि भगवत गीता का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है और ये सभी को संबोधित करता है। इसलिए इसको दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में लोकप्रियता हासिल है और गीता के संदेश को मानने वाले दुनिया भर में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि गीता के संदेश में कुछ ऐसा छिपा है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। व्यक्ति हर हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और पढ़ने वाले को एक नई सीख देता है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू मनुस्मृति के अनुसार टिप्पणी करते हैं। कानून के शुरुआती प्रतिपादक मनु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के कानून के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। महिलाएं हमेशा अपने घर में पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। लगभग हर कानून के हिसाब से महिलाओं को संपत्ति की तरह देखा जाता था। हालांकि महाकाव्यों में महिलाओं को एक बेहद सम्मानित स्थान दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर के समाज में महाकाव्य की सीख को लागू नहीं किया गया। पुराने कानून निर्माता मनु स्वयं कहते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। वहीं तक्षशिला या किसी पुराने विश्वविद्यालय में महिला छात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ने कहीं ना कहीं छात्र के रूप में कार्य जरूर किया होगा, क्योंकि इसके बाद में विद्वान महिलाओं का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बाद के युगों में भी कई प्रतिष्ठित महिला विद्वान थीं। आधुनिक मानकों के आधार पर प्राचीन भारत में महिलाओं की कानूनी स्थिति खराब थी, लेकिन ये स्थिति प्राचीन ग्रीस और रोम की तुलना में प्रारंभिक ईसाई धर्म में मध्ययुगीन यूरोप के कैनन कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कही जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत में बौद्ध और जैन धर्म फले फूले और उन्होंने किस तरीके से भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म की शाखाओं से अलग थीं, लेकिन इनका विकास इन्हीं वेदों के जरिए हुआ था। हालांकि दोनों ही धर्म वेदों को नकारते हैं और अहिंसा तथा ब्रह्मचारी जीवन का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वहीं दोनों ही धर्म की शिक्षाएं यूं तो तार्किक और जमीन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम उनके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध ने साहस का परिचय देते हुए प्रचलित धर्म के अंधविश्वासों, कुप्रथा और पुरोहित व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए। बुद्ध ने उस दौर की प्रचलित आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर चोट करते हुए चमत्कारों और रहस्योद्घाटन को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने इंसान की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया। गौतम बुद्ध का ये नजरिया भारतीय समाज में पहाड़ों से आते हुए एक ठंडी हवा के झोंके के समान साबित हुआ, जिसने समाज को नए विचारों से तरोताजा कर दिया।
गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने नए धर्म से जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध की गतिविधियों और उनके संदेशों ने जाति व्यवस्था को अपने दौर में काफी हद तक कमजोर कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध बनाने में बहुत मुश्किल से कामयाब होता है। लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार खूब फला फूला और भारतीय उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके साथ ही बाहर से आने वाली संस्कृतियों और नए लोगों को भी भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। हालांकि शुरुआत में बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय जाति के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और ये समाज के शासक वर्ग और पुजारियों के बीच चल रही आपसी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा था। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांड का विरोध करने वाला बौद्ध धर्म का पहलू धीरे धीरे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत और विदेशों में शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करने लगा। इन 200 सालों के दौरान भारत ने बहुत बड़े बदलाव देखे। वहीं छोटे छोटे राज्यों और गण राज्यों में बैठे भारत को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने की कई कोशिशें भी हुईं। इन्हीं कोशिशों की बदौलत एक शक्तिशाली और बेहद विकसित साम्राज्य का निर्माण हुआ। सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की ओर से मोर्चा संभालने के लिए ऐसे दो शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ा और भारत को एक नए भविष्य की राह दिखाई। ये दो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से बेहद प्रभावित थे और तक्षशिला में एक दफा उन्होंने स्वयं जाकर सिकंदर से मुलाकात भी की थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी तक्षशिला जाकर सिकंदर के सैनिकों की तैयारियों और उनकी रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही सिकंदर की सेनाओं पर आक्रमण के लिए एक सही मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार सन 323 में इन्हें खबर मिली कि सिकंदर की मौत हो चुकी है। वहीं बेबीलोन में सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और सिकंदर की सेनाओं पर हमला कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद एशिया माइनर से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर को साम्राज्य का अधिकारी बनाया गया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराकर अफगानिस्तान में काबुल और हेरात तक कब्जा कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने हार मानकर अपने रिश्ते चंद्रगुप्त मौर्य से मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त से कर दी। अब दक्षिण भारत को छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और उत्तर में काबुल तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक केंद्रीय राज्य इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। जानकारी ये भी मिलती है कि पाटलिपुत्र को महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक ने इन संपर्कों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था और इसकी मुख्य वजह यहाँ से हो रहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और आखिर में सौंग साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया। उधर दक्षिण में लगातार बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था और वहीं दूसरी ओर उत्तर में बैक्ट्रियन या जिन्हें इंडो यूनानी भी कहा जाता है, वो अपना प्रभाव काबुल से लेकर पंजाब तक फैला रहे थे। इन इंडो यूनानी फौजियों का नेतृत्व मनिंदर नाम का जनरल कर रहा था। मनिंदर के नेतृत्व में इंडो यूनानी फौजों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से हार गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यूनानी कमांडर मनिंदर जल्दी ही भारत के वातावरण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वहीं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनिंदर को राजा मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। राजा मिलिंद बौद्ध कथाओं में बेहद लोकप्रिय हुए और उन्हें एक संत की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद भारत और ग्रीस की संस्कृतियों के मिलन के बाद गंधार की ग्रीको बौद्ध कला का जन्म हुआ। ये कला अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बेहद प्रचलित थी। इस दौर में एक बार फिर से भारत छोटे छोटे राज्य में बंट गया था और विदेशी शक्तियां दोबारा से भारत को प्रभावित कर रही थी।
चौथी शताब्दी की शुरुआत में एक और महान शासक ने जन्म लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने भारत में राज कर रहे विदेशियों को बाहर भगाया और एक बेहद शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आज भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सन 320 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य का दौर शुरू होता है, जिसने एक के बाद एक महान शासक भारत को दिए और भारत में एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और उसके शासकों ने अरब और मंगोल अभियानों का भी सामना किया था। लगभग 600 ईस्वी में जब सम्राट हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहे थे और चीनी विद्वान तीर्थयात्री वेन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब इस्लाम अरब में आकार ले रहा था। वहीं इस्लाम अब भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में भारत में कदम रखने वाला था। हालांकि इस्लाम को भारत में पहुंचने में लगभग 600 साल और लगने वाले थे। वहीं भारतीय संस्कृति तेजी से दुनिया में फैल रही थी और उन्होंने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इसके साथ ही अरब संस्कृति भी एक बेहद शानदार और शक्तिशाली शक्ति के रूप में आकार ले रही थी, लेकिन भारत अब भी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। अरब भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक आ पहुंचा, लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि इस दौरान अरब सभ्यता और भारतीय संस्कृति लगातार एक दूसरे के संपर्क में थी। फिर धीरे धीरे अरब साम्राज्य का पतन होने लगा और उनकी जगह पर अलग अलग तुर्की के कबीले और मध्य तथा पश्चिम एशिया के कबीले उभरने लगे। वहीं भारतीय सीमा पर मौजूद अफगान और तुर्क भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर लेकर आए। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों ने सिंध तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो सिंध के आगे नहीं बढ़ सके और वहीं तक सीमित रह गए। फिर कुछ दिनों बाद सिंध अरब साम्राज्य से अलग होकर एक छोटे से स्वतंत्र राज्य के रूप में मौजूद रहा। लगभग 300 वर्षों तक भारत में कोई और आक्रमण या घुसपैठ नहीं हुई। इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से हमले करने शुरू कर दिए। महमूद गजनी ने लूटपाट के लिए अनेक हमले किए और ये हमले बेहद खून खराबे से भरे होते थे और अंत में महमूद गजनी अपने साथ भारी संख्या में लूट का सामान लेकर वापस लौट जाता था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने अधीन कर लिया, लेकिन वो कश्मीर को जीतने में असमर्थ था। ये पर्वतीय देश उसे रोकने और खदेड़ने में सफल रहा। काठियावाड़ के सोमनाथ से वापस जाते समय महमूद गजनी को राजपूताना रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। ये उसका अंतिम आक्रमण था और वो फिर नहीं लौटा। कहते हैं महमूद गजनी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होने के बजाय लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान ज्यादा था, लेकिन इतिहास के ज्यादातर चालाक लोगों की तरह उसने भी अपनी लड़ाई और अपनी जीत को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया। भारत उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां से वो लूटपाट करके अपने देश का खजाना भर सकता था। तब महमूद गजनी ने अपनी सेना में तिलक नाम के एक भारतीय हिंदू को शामिल किया और उसे अपनी सेना का एक बड़ा अधिकारी बनाया। अपने साथी मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए महमूद गजनी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा था। वहीं सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद लगभग 150 सालों तक भारत पर कोई भी अफगान या तुर्क आक्रमण नहीं हुआ। फिर एक अफगान शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत कर दिया। उन्होंने लाहौर और फिर दिल्ली तक मार्च किया, मगर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। लगभग 1 साल बाद शहाबुद्दीन ने दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसकी जीत हुई और सन 1192 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के एक लोकप्रिय किरदार थे और उनकी गिनती भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में होती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह उनका प्रेम प्रसंग था। वहीं ये हमेशा से होता आया है कि प्यार के किस्से भारतीय जनता को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी और कन्नौज की राजकुमारी को बेहद पसंद करते थे। इसके साथ ही राजा जयचंद के विरोध के बावजूद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी को महल से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से कन्नौज और दिल्ली के बीच दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी की वजह से आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक महिला के प्यार के लिए पृथ्वीराज ने अपना जीवन और सिंहासन खो दिया और दिल्ली, जो कि चौहान साम्राज्य और भारत की गद्दी मानी जाती थी, बाहर से आए एक आक्रमणकारी के हाथों में चली गई।
लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी याद की जाती है और वो एक नायक हैं, जबकि जयचंद को लगभग एक देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। महमूद गजनी के आक्रमण को निश्चित रूप से एक विदेशी तुर्की आक्रमण कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पंजाब कुछ समय के लिए भारत से कट गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान भारत आए वो पहले के आक्रमणकारियों से बेहद अलग थे। ये अफगान लोग इंडो आर्य जाति से संबंध रखते थे और भारतीय लोगों से नजदीकी से जुड़े हुए थे। इन अफगान लोगों की भाषा पश्तो का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ था। जल्द ही भारत इन अफगानों का घर बन गया और दिल्ली उनकी राजधानी। भारत आए इन अफगानों पर भारत का रंग बहुत तेजी से चढ़ने लगा। अफगानों का एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद एक हिंदू महिला से शादी की और उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश जैसे कुछ तुर्क शासक भी हुए, मगर इसके बावजूद दरबार और सेना में अफगानों का दबदबा कायम रहा। 4वीं शताब्दी के अंत में उत्तर दिशा से तैमूर के नेतृत्व में दुर्ग या तुर्क मंगोल भारत की ओर आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को नष्ट करके रख दिया। तैमूर ने भारत में केवल कुछ ही महीने बिताए और फिर वापस लौट गया, लेकिन तैमूर जहां जहां गया वहां उसने लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं तैमूर के इस हमले ने दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला किए जाने पर उत्तर भारत बेहद कमजोर हो गया था और तब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया। उत्तर भारत से कई हिंदू शरणार्थी विजयनगर साम्राज्य में शरण लेने चले गए। उधर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था तो उत्तर की ओर दिल्ली सल्तनत के सामने एक नया दुश्मन सामने आ खड़ा था। वो पानीपत का मैदान, जिसने अनेक दफा भारत के भविष्य को बदलते देखा था, एक बार फिर से निर्णायक जंग का गवाह बना। सन 15 से 26 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुए इस जंग में दिल्ली सल्तनत की हार हो गई और बाबर को दिल्ली की गद्दी मिल गई। बाबर तुर्क मंगोल जाति से संबंध रखते थे और एक मध्य एशियाई साम्राज्य के राजकुमार थे। इस कारण बाबर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ भारत में मुगल राज का दौर शुरू हो जाता है। भारत के लिए मुगलों का ये दौर कैसा रहा और मुगलों के राज ने भारत पर क्या प्रभाव डाला है, ये जानने के लिए चलते